जब से नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने लोकसभा में अपनी अपनी बात रखी, तब से यह क्लियर हो चुका था कि अब लड़ाई इस बात की है कि आतंकवाद के खिलाफ कौन कितनी सख्ती से लड़ा, किसने कितनी नरमी दिखाई, किसने सेना के हाथ बांधे, किसने सेना को छूट दी, किसने आतंकवाद से लड़ने पर पॉलिटिकल विल दिखाया, किसके अंदर आतंकवाद से लड़ने की इच्छा शक्ति नहीं थी। राहुल गांधी ने कल कहा था कि क्या आतंकवाद की कोई घटना होगी तो युद्ध छेड़ दिया जाएगा, क्या क्यों नहीं छेड़ा जाएगा बॉस? लेकिन अब ऐसी ही बातों को कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दूसरे लोग आगे बढ़ा रहे हैं। कोई कह रहा है कि ऑपरेशन महादेव नाम क्यों रखा, क्यों महादेव से भी दिक्कत हो गई इन लोगों को। कोई कह रहा है कि आज ही कैसे मार दिया आतंकी को। कोई कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों नाम रखा। कोई कह रहा है कि पहलगाम के आतंकी संसद में बहस के दौरान ही क्यों मारे गए। मतलब कुछ भी बोलने पर आ गए हैं ये लोग। कांग्रेस नेता तो एक कदम आगे निकल गए, वो आतंकवाद के खिलाफ एक्शन में धर्म का एंगल खोज के ले आए। आप खुद सुनिए कि कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण क्या कह रहे हैं, फिर बताऊंगा कि आज संसद में अमित शाह ने इस पर क्या जवाब दिया। ऑपरेशन का नाम तो धार्मिक आधार पर देने के सिवा उनको कुछ आता नहीं, क्योंकि उनको हर सरकार की जो काम जो भी सरकार करती है उसमें कोई रिलीजियस फंडामेंटलिज्म और हिंदुत्व मिलाना चाहती है। मैं नहीं समझता, मैंने कई सारे दुनिया के लड़ाइयों के बारे में पढ़ा है, मैं कोई इतिहासकार नहीं हूं, लेकिन कहीं भी दूसरे महायुद्ध के दौरान हो या कोई और, कभी भी किसी ने क्रिश्चियन धर्म का किया हो या इजरायली करे हो, मैं नहीं समझता। लेकिन हमारे यहाँ हर एक हिंदुत्व की कोई फिगर नहीं, दे आर ट्राइंग टू पोलराइज द सिचुएशन कि ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम लड़ाई है। क्या है तो आप बताइए। ये हिंदू, इसीलिए याद सिंदूर का क्या मतलब है? सिंदूर तो सिर्फ हिंदू कॉन्सेप्ट है, क्योंकि दुनिया में तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इन लोगों को ऑपरेशन महादेव क्यों रख दिया, इससे दिक्कत हो रही है कांग्रेस वालों को। ऑपरेशन सिंदूर क्यों रख दिया, इससे दिक्कत है। प्रियंका वाड्रा को कल साबित करना था कि जो मरे पहलगाम में वो इंडियन थे, भारतीय थे, वो हिंदू पहचान जो है उनकी देख के नहीं मारा गया था। क्यों प्रॉब्लम है इन लोगों को? क्यों ऑपरेशन महादेव नाम नहीं हो सकता? क्यों ऑपरेशन सिंदूर नाम नहीं हो सकता? वो हिंदू देख के मार रहे हैं, यहां नाम भी आप जो है वो इनके हिसाब से पूछ के रखिए। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण के इस बयान का जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिया। अमित शाह ने राज्यसभा में बताया कि हर हर महादेव सिर्फ धर्म का नारा नहीं है, यह नारा शिवाजी महाराज की सेना का युद्ध घोष था, जो भारत की ताकत और भारत के एक्शन का लेने का प्रतीक है। और सेना में कई जगहों पर युद्ध घोष जो है वो कई भगवानों से जुड़ा हुआ है। जय श्री राम बोला जाता है, मां दुर्गा के बारे में बोला जाता है। तो क्या सेना कम्युनल हो गई क्या इनके हिसाब से? सुनिए अमित शाह क्या कह रहे हैं। पृथ्वीराज चव्हाण साहब का इंटरव्यू आ गया, उन्होंने कहा ऑपरेशन का नाम धर्म के आधार पर रखने के अलावा इनको कुछ नहीं आता है। उनको मालूम नहीं है हर हर महादेव सिर्फ धर्म का नारा नहीं है। शिवाजी महाराज ने जो मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, और शिवाजी महाराज की सेना का युद्ध घोष था हर हर महादेव। और ये प्रतीक है, ये प्रतीक है हर प्रकार के भारत पर के हमले का, भारत की संप्रभुता पर हमले का और भारत की सीमाओं पर अतिक्रमण के जवाब देने का। इसीलिए कांग्रेस पर आरोप लग जाता है कि अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए उनको हर चीज से दिक्कत हो जाती है। लेकिन इंडी गठबंधन में अकेला कोई एक नेता है जो आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन को लेकर उल्टे सीधे सवाल उठा रहा है। अरे भैया लिस्ट है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी भी ऑपरेशन महादेव पर सवाल उठा रहे हैं। अबू आजमी कह रहे हैं कि ऑपरेशन महादेव में जिन आतंकियों को मारा गया उनको खाना पानी कहां से मिल रहा था? जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई उसी दिन आतंकियों को मार दिया गया। क्या यह स्क्रिप्ट पहले से लिखी गई थी? सुनिए अबू आजमी को। 3 महीने से ज्यादा ये आतंकवादियों को हमारी सिक्योरिटी घेरे कर रखा था। खाना पानी कहाँ से मिल रहा था इनको? कैसे जिंदा थे ये लोग? आम इंसान जो लेमैन है ना, उसके दिमाग में एक बात आती है कि इनको खाना पानी कैसे मिल रहा था, कैसे जिंदा थी। और मेरी सिक्योरिटी ने घेर घेर के रखा था इनको, और उनको या तो ऐसा था, इंतजार था कि इनको जाने मत दो, वहीं रखो रखो, और जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर पे बातचीत होगी उसी दिन इनको ढेर कर देंगे। क्या ऐसा तो नहीं है? या कोई स्क्रिप्ट तो नहीं लिखी गई है? आप सोचिए ये लोग किस लेवल पे जा सकते हैं।
मतलब अमित शाह, नरेंद्र मोदी स्क्रिप्ट लिखते हैं इनके हिसाब से कि एक काम करना, संसद का जब सत्र शुरू होगा तब मार देना, और सेना इनका स्क्रिप्ट के हिसाब से काम करती है। क्या लोग हैं बहुत से लोग। कह रहे हैं लेमन के दिमाग में ये सवाल आता, किसी लेमन के दिमाग में ये सवाल नहीं आता। आप सवाल डालना चाहते हैं। कह रहे हैं 3 महीने का खाना कहां से आया। आतंकवादी जब ऐसी घटना करने निकलते हैं तो 3 महीना क्या, कई बार वो बर्फीले रास्ते से आते हैं ना, तो 4-4 महीने का खाना लेके चलते हैं और वहां ठूस ठूस के बिरयानी नहीं खाते हैं, सर्वाइव करने के लिए खाना खाते हैं। जो मारे गए उनका जरा चेहरा देख लीजिए, चूसे हुए आम जैसा चेहरा था। ऐसा नहीं था कि दिन का 3 टाइम खाना खा रहे थे, तोंद निकली हुई थी और मार दिए गए कि पूछ रहे हैं खाना कहां से आ रहा था। इनको हर चीज का हिसाब चाहिए, किस दिन मारे, कब मारे, मिला कब, खाना कहां से आया, पानी कहां से पी रहा था, हाथ कहां धोने जाता था, सब इनको बताइए। अबू आजमी जिस समाजवादी पार्टी में है, उस समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी ऑपरेशन महादेव पे सवाल उठा चुके हैं, तो नीचे वाले लोग भी तो वही करेंगे। अखिलेश यादव ने ऑपरेशन महादेव की टाइमिंग पे सवाल उठाए थे, और आज आतंकियों के एनकाउंटर को यूपी में अपराधियों के एनकाउंटर से जोड़ रहा है। यह ऐसा ही है जैसे सेब और संतरे की तुलना करना। सुनिए अखिलेश यादव को। ये तो उत्तर प्रदेश में चलती थी नीति ठोक दो, ये लोकसभा की नीति नहीं है ठोक दो। ठोक दो से मैं क्या समझूं, जो यूपी में हो रहा था वही होगा। पर क्रिमिनल्स और टेररिस्ट में कुछ तो डिफरेंस होता है अखिलेश जी, मतलब आपने इक्वेट जो यूपी से किया है। नहीं, ठोक दो किससे ये रिलेट हुआ है, अगर कोई ये बता सके कि ठोक दो किससे रिलेट हुआ है। 2014 से पहले और अगर ये बात टेररिस्ट मारे गए हैं तो फिर एक बार इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। टेररिस्ट मारे गए हैं तो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, कोई है इस बात का तर्क आपको दिखता है? पहले इन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर किया, वो सफल नहीं हो रहा है ढंग से इनके हिसाब से। उसके बाद कहे कि अच्छा ऑपरेशन सिंदूर तो कर दिया, पहलगाम के आतंकी अब तक क्यों नहीं मारे, मार दिए तो फलाना दिन ही क्यों मारे। और अब कह रहे हैं कि भाई ठोक दिया। ठोक दो का क्या मतलब, क्यों ठोक दिया, तो आपको क्या दिक्कत? आतंकी ठोक दिए गए, उनका माथा फोड़ दिया गया, खोपड़ी खोल दी गई, इससे आपको क्या दिक्कत हो रही है भाई? ठोक दिया, जमीन में गाड़ दिया, कुछ भी किया, आपको दिक्कत क्या है? भारतीय के तौर पे तो आपको खुश होना चाहिए कि जिन 3 लोगों ने हिंदू धर्म हो के हो नहीं हो पूछ के मारा, भारतीयों को मारा, हिंदुओं को मारा, उनको जो है ऊपर भेज दिया गया। ठोक दो, उससे भी दिक्कत है। ऑपरेशन सिंदूर पर इंडी गठबंधन के नेताओं में जैसे अतरंगी बयान देने की होड़ लगी हुई। समाजवादी पार्टी में तो भाई एक से एक हैं, जया बच्चन सांसद हैं, कह रही हैं कि ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा, सिंदूर तो उजड़ गया था, तो ये नाम क्यों रखा? सुनिए एक बार इनको। ये नाम सिंदूर दिया क्यों? सिंदूर तो उजड़ गया लोगों का, जो मारे गए, जिनकी पत्नियां रह गईं। ये नाम सिंदूर दिया क्यों? सिंदूर तो उजड़ गया लोगों का, जो मारे गए, जिनकी पत्नियां रह गईं। इन लोगों को हर चीज से दिक्कत है बॉस। ऑपरेशन सिंदूर क्यों नाम दिया? क्योंकि सिंदूर तो उजड़ गया था। अरे उसी सिंदूर का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ बॉस, जिसको उजाड़ा गया था। यह कौन सा रॉकेट साइंस है समझना? विपक्ष ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन सिंदूर के नाम तक पे सवाल उठाने पर आ गया है, और ऑपरेशन के दौरान हुए एक्शन पर तो संदेह जता ही रहा था। उधर आज सेना ने एक और ऑपरेशन कर दिया। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन शिव शक्ति। सेना ने पुंछ जिले में कल रात एक बड़ा ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में घुसपैठ करने वाले 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। ये आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। सेना को पहले से इनपुट मिल गया था, सेना ने जबरदस्त ऑपरेशन किया। दोनों आतंकियों के लश्कर तैयबा से जुड़े होने की आशंका है। सेना के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस भी इस ऑपरेशन में शामिल थी। इतना ही नहीं, भारत में आतंकियों और उनके इकोसिस्टम, उनके स्लीपर सेल्स के खिलाफ किस तरह से एक्शन होता जा रहा है, उसकी ताजा तस्वीर आपको दिखाता हूं। गुजरात एटीएस ने बेंगलुरु से शमा परवीन नाम की महिला को गिरफ्तार किया है, जिस पर आरोप है कि वो भारत में अल कायदा का, वो ओसामा बिन लादेन वाला अल कायदा, उसका टेरर मॉड्यूल भारत में चला रही थी। गुजरात में कुछ दिनों पहले एटीएस ने अल कायदा मॉड्यूल के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। उन्हीं की निशानदेही पर शमा परवीन को अरेस्ट किया गया। शमा अल कायदा भारत में आतंकियों का स्लीपर सेल और उनके मददगारों को तैयार करने में जुटा हुआ था, जिनका भारत के खिलाफ अभियान चलाने से लेकर आतंकी हमलों में इस्तेमाल किया जाना था। शमा परवीन की गिरफ्तारी से कई और खुलासे हुए। नौजवानों को अपने पाले में लाने के लिए आतंकी नेटवर्क
AQIS यानी अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट महिलाओं का इस्तेमाल कर रहा है, खास तौर से बुर्का स्लीपर सेल तैयार करने में जुटा है, जिनके लिए पुलिस और खुफिया एजेंसियों की नजर से बचना कई मायनों में आसान है। लेकिन अब इनके खिलाफ भी एक्शन हो रहा है, यानी आतंकवाद पर न सिर्फ प्रहार हो रहा है बल्कि आतंकी घटनाओं को होने से भी रोका जा रहा है। और इसलिए आज आपको 2014 से पहले का माहौल याद करना चाहिए बॉस। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक आतंकी हमले होते थे, हमलों की पूरी लिस्ट है। 2 अक्टूबर 2004 को नागालैंड के दीमापुर में धमाका होता है, रेलवे स्टेशन और बाजार में 2 धमाके हुए, 30 लोग मारे गए। 25 अगस्त 2007 हैदराबाद में 2 धमाके हुए, 42 लोग मारे गए। 11 जुलाई 2006 मुंबई की लोकल ट्रेन में सीरियल ब्लास्ट धमाकों में 209 लोग मारे गए। 26 जुलाई 2008 अहमदाबाद में 21 सीरियल ब्लास्ट धमाकों में 56 लोग मारे गए। 13 मई 2008 जयपुर में 9 सीरियल ब्लास्ट हुए, 71 लोगों की जान गई। 29 अक्टूबर 2005 दिल्ली में, देश की राजधानी में 3 सीरियल ब्लास्ट होते हैं, 70 लोगों की जान जाती है। 13 सितंबर 2008 दिल्ली में 5 सीरियल ब्लास्ट होते हैं, 33 लोग मर जाते हैं। 5 जुलाई 2005 अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला होता है, 6 लोग मारे जाते हैं। 28 जुलाई 2005 जौनपुर में श्रमजीवी एक्सप्रेस पर हमला होता है, 12 लोग मारे जाते हैं। 30 अक्टूबर 2008 को असम के 4 शहरों में 18 सीरियल ब्लास्ट होते हैं, 81 लोगों की जान चली जाती है। 13 फरवरी 2010 को पुणे की जर्मन बेकरी में धमाका होता है, 17 लोगों की मौत होती है। 7 मार्च 2006 को वाराणसी के मंदिर और रेलवे स्टेशन पर धमाका होता है, 28 लोग मारे जाते हैं। और 26/11 को कौन भूल सकता है बॉस? यह हाल था 2004 से लेकर 2014 के बीच। और यह आपको कुछ प्रमुख घटनाएं बताइए, लिस्ट है बॉस। बड़े बड़े शहर, देश की राजधानी बचे नहीं थे जहां टेररिस्ट अटैक ना हुआ हो। जब देश के अलग अलग इलाकों में आतंकी हमले होते थे, वो दौर था 2004 से 2014। सीरियल ब्लास्ट होते थे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाजारों में अनाउंसमेंट होता रहता था कि अनजान चीज को मत छूइएगा, बम हो सकता है। आपने सुना है क्या 2014 के बाद से वो अनाउंसमेंट? स्पीकर बजता रहता था कि कोई लावारिस चीज दिखे तो छूइएगा मत, बताइएगा पुलिस को। बजना बंद करवा दिया नरेंद्र मोदी ने, ऐसा सिस्टम बना दिया देश के अंदर। स्लीपर सेल की कमर तोड़कर रख दी। आज ये नहीं सुनाई देता ना, तो उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती है लोगों को। वो दौर था 2004 से 2014 के बीच, डस्टबिन उल्टे करके रखे जाते थे कि कहीं डस्टबिन में आतंकी बम रख के ना चले जाएं। आज डस्टबिन उसी काम में आता है जिसके लिए बना हुआ है, क्योंकि उसमें बम नहीं रखे जाते। नरेंद्र मोदी कहते स्वच्छता अभियान चला रहा हूं, उसमें कूड़ा फेंको, उसी के काम आएगा। आतंकियों को डस्टबिन में हम पहुंचा देंगे। यही बात पीएम मोदी ने कल संसद में भी कही थी। एक बार सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि दोनों दौर में क्या फर्क आया है। 2014 से पहले देश में असुरक्षा का जो माहौल था, अगर वो आज याद भी करे ना, तो लोग सिहर जाते हैं। हर जगह पर अनाउंसमेंट होता था, रेलवे स्टेशन पर जाओ, बस स्टैंड पर जाओ, एयरपोर्ट पर जाओ, बाजार में जाओ, मंदिर में जाओ, कहीं पर भी जाओ, जहां भी भीड़ होती है, कोई भी लावारिस चीज दिखे छूना मत, पुलिस को तुरंत जानकारी देना, वो बम हो सकता है। हम 2014 तक यही सुनते आए थे, ये हालात करके रखा था। देश के कोने कोने में यही हाल था। माहौल ये था कि जैसे कदम कदम पर बम बिछे हैं और खुद को ही नागरिकों ने बचाना है। उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए थे, अनाउंस कर दिया। कांग्रेस की कमजोर सरकारों के कारण देश को कितनी जानें गंवानी पड़ी, हमें अपनों को खोना पड़ा। यूपीए सरकार के दौर में आतंकी हमले होते रहते थे, लेकिन 2014 के बाद से हालात में बदलाव आना शुरू हुआ। पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति अपनाई और उसका असर क्या हुआ आज आपको देखना चाहिए। क्योंकि जब आतंकी हमले देश के दूसरे हिस्सों में नहीं हो रहे, आतंकी कश्मीर तक जो है वहीं रोक दिए जा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू मैं देखता हूं कई लोगों को नहीं है। अगर आप देखेंगे भारत में आतंकी घटनाएं, उनकी अगर आप संख्या देखेंगे कि किस समय कितनी होती थी,
2004 से 2014 के बीच में अगर आप देखेंगे 7,217 आतंकी घटनाएं हुई थी बॉस, 7,217। और 2014 से लेकर अगर आप 2024 तक देखेंगे तो इनकी घटनाएं जो हैं वो घटकर हो गई हैं 2,242, यानी 70% कम। और ये आतंकी घटनाएं भी जो हुई हैं बॉस, ये सिर्फ और सिर्फ कश्मीर या कुछ इलाकों तक सीमित है। ये नहीं कि पूरे देश में बम फट रहे हैं। अगर आप पत्थरबाजी देखिएगा, पत्थरबाजी की जो घटनाएं होती थी उनकी संख्या देखिएगा आप, 2004 से 2014 2,654 घटनाएं हुई बॉस। सालाना औसत है ये आपको सालाना बता रहा हूं। 2004 से 2014 के बीच 2,654 घटनाएं पत्थरबाजी की हर साल होती थी। और अब अगर आप देखेंगे 0, कोई पत्थर नहीं चलता कश्मीर के अंदर। हड़ताल की वजह से कश्मीर बंद। यूपीए के वक्त में हर साल 132 दिन, पिछले 3 साल में एक भी दिन बंद नहीं हुआ है। आतंकी घटनाओं में नागरिकों की मौत 2004 में 733, 2024 में 26। जवानों की शहादत 2004 में 331 जवान शहीद हुए, 2024 में 31 जवान शहीद। ये वो आंकड़े हैं जो आपको बता रहे हैं कि पीएम मोदी ने कैसे टेररिज्म को कंट्रोल किया और कैसे आतंकी संगठनों की कमर तोड़कर रखी। और यहां पूछा जा रहा है ऑपरेशन महादेव क्यों नाम रख दिया, सिंदूर क्यों नाम रख दिया, फलाना क्यों नहीं किया, ढिमकाना क्यों नहीं किया, खुद क्यों नहीं किया 60 साल में। जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंकवाद पर लगाम लगाई, वैसा ही यूपीए सरकार भी तो कर सकती थी। यही सेना थी बॉस, यही आर्म्ड फोर्सेस थे। इनका शौर्य जो है वो तब भी इतना ही कमाल का था, नेतृत्व जो है ना वो लुंज-पुंज था। यही बात आज गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में याद दिलाई। अमित शाह ने कहा कि यूपीए सरकार तब आतंकी घटनाओं पर कोई ठोस कार्रवाई अगर नहीं कर पाई तो उसके पीछे इनकी वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स है। अमित शाह आज राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में बोल रहे थे। अमित शाह को बोलते देख इंडी गठबंधन ने राज्यसभा में बॉयकॉट कर दिया। इंडी गठबंधन चाहता था कि राज्यसभा में भी पीएम आकर बोले। अमित शाह ने कह दिया कि पहले मुझसे तो निपट लो, पीएम आ गए तो झेल नहीं पाओगे। पीएम साहब इनकी ऑफिस में ही है, उनको ज्यादा सुनने का शौक है क्या? भाई मेरे से निपट रहा है, काहे को प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हो? और तकलीफ होगी, ये समझते नहीं है साहब। मुझे मालूम है मान्यवर ये क्यों जा रहे हैं, मुझे मालूम है मान्यवर मुझे क्यों जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं कि इतने सालों तक वोट बैंक प्रोटेक्ट करने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। ये डिबेटें सुनी ही नहीं सकते, ये जवाब है सुनिए। अमित शाह ने विपक्ष और कांग्रेस पर वोट बैंक के लिए आतंकवाद पर एक्शन नहीं लेने का आरोप लगाया। और यह वही कांग्रेस है जिसकी सरकार के दौरान हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद जैसे शब्द गढ़े गए। लेकिन आज संसद में खड़े होकर डंके की चोट पर गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया कि कोई भी हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता। सुनिए अमित शाह को। बंबई के हमले के बाद आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं, उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था। मान्यवर ये क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, किसको बचा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए। के विरोध के बावजूद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट में टीआरएफ का नाम आना पाकिस्तान की बड़ी कूटनीतिक हार और भारत की बड़ी जीत है। क्योंकि पाकिस्तान इसी कोशिश में है कि पहलगाम आतंकी हमले या जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं से उसका नाम न जुड़े।
लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति ने पाकिस्तान को पस्त कर दिया। इससे पहले अमेरिका ने भी पहलगाम हमले में शामिल टीआरएफ को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन घोषित किया, जबकि राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं कि किसी देश ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, विदेश नीति फेल हो गई। राहुल गांधी तो यह भी कह रहे थे कि भारत की फेल विदेश नीति की वजह से चीन और पाकिस्तान करीब आ गए। आज इस पर विदेश मंत्री ने राहुल गांधी की क्लास लगा दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन और पाकिस्तान अचानक दोस्त नहीं बन गए, बल्कि इसकी शुरुआत 1962-63 में हो गई थी। जयशंकर ने कहा कि चीन पर इतना ज्ञान देने वाले राहुल गांधी शायद हिस्ट्री की क्लास में सो रहे थे। सुनिए एक बार। India's biggest foreign policy challenge has been to keep Pakistan and China separate. And I said here that I am sad to say that you have destroyed the single biggest, most important goal of Indian foreign policy. China and Pakistan are fused like this. ये चाइना गुरु का कहना है सर कि चाइना और पाकिस्तान आज बहुत नजदीक आ गए। सर है, हकीकत है, पर कैसे पास आए सर? कैसे? ये चाइना पाकिस्तान की बात कब से शुरू हुई? 62-63 से शुरू। 63 में पाकिस्तान ने चाइना को शशगम वैली दिया सर। 67 में काराकोरम हाईवे की प्लानिंग शुरू हुई। 88 में काराकोरम हाईवे खत्म हुई सर। 88 में 86 आप जानते हैं सर किसकी सरकार थी। 67 में पाकिस्तान चाइना का मिलिट्री कोऑपरेशन 67 में शुरू हुआ सर। और न्यूक्लियर कोलैबोरेशन 76, 10 साल बाद। अब आगे बढ़िए सर। 2005 में पाकिस्तान ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, पाकिस्तान चाइना ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। 2006 में पाकिस्तान चाइना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 2013 में ग्वादर पोर्ट की ट्रांसफर। 2005 में हम्बन टोटा पर हस्ताक्षर। 2008 में काम शुरू हो। तो जब आज बात करते हैं सर कि चाइना पाकिस्तान नजदीक आ गया है सर, हमें पता है, हकीकत है, हम इसके साथ डील कर रहे हैं। पर यह कहना कि ये अचानक हो गया और मैं चेतावनी दे रहा हूं और किसी को पता नहीं है, साहब आप हिस्ट्री क्लास में सो रहे थे। यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी का नया नामकरण कर दिया चाइना गुरु, क्योंकि राहुल गांधी ऐसे बोल रहे थे जैसे वही सब जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान पास आ गए हैं ऐसे। तो उन्होंने हिस्ट्री बता दी कि ऐसा थोड़ी ये था कि चाइना और पाकिस्तान जो है वो एक दूसरे को पहले कोहनी मारते थे, 2014 के बाद आके गले मिल गए। इतना लंबा इतिहास है कि पाकिस्तान चाइना से सटा रहा, और क्यों नहीं सटेगा भाई, उसकी औकात नहीं है भारत से लड़ने की, तो जाके चाइना से सटता है। चाइना को पता है कि भाई भारत को जो है वो परेशान करने के लिए ऐसे ऐसे एक किसी की जरूरत है, तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट देता है। और चाइना तो ये काम कर ही रहा है, एक तरीके से उसने कर्जा दे दे के पाकिस्तान को खरीदा। तो राहुल गांधी कौन सा ऐसा अद्भुत ज्ञान लेकर आ गए जो उन्होंने बता दिया कि अरे चाइना और पाकिस्तान एकदम फ्यूज हो गए, एक साथ आ गए। चीन पर तो राहुल गांधी को तगड़ा जवाब मिल गया। कल ट्रंप पर भी पीएम मोदी ने राहुल गांधी के चैलेंज की धज्जियां उड़ा दी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ट्रंप का मुद्दा पकड़े हुए। अब पीएम मोदी ने कल साफ कह दिया था कि दुनिया के किसी नेता ने भारत का युद्ध नहीं रुकवाया। उसके बाद आज कांग्रेस तर्क दे रही है कि पीएम मोदी ने तो ट्रंप का नाम नहीं लिया। अरे जब कह दिया कि दुनिया में किसी ने नहीं किया, तो ट्रंप का नाम अकेले से काहे लेंगे भाई, क्यों लेंगे? फरमाइशी गीतमाला चल रही है कि झुमरी तलैया से पिंटू, बबली, चिंटू, मोहन और राहुल ने कहा है कि ट्रंप का नाम लीजिए, तो ट्रंप का नाम लिया जाएगा। जब कह रहे हैं कि दुनिया में किसी ने नहीं किया, तो दुनिया में किसी ने नहीं किया। सुनिए प्रियंका वाड्रा क्या कह रही है और कैसे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज फिर से ट्रंप वाली बात पर तगड़ा जवाब दिया। फिर आपको बताता हूं कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया है जो कि ट्रंप से भी जुड़ा है और उन पर सवाल खड़े करता है। जिन शब्दों से प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्री जी ने कहा है, उन शब्दों को आप अगर ध्यान से सुने तो एक गोलमोल शब्द है। डायरेक्टली कहें, राहुल जी ने कल भी कहा, डायरेक्टली कहें कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो झूठ बोल रहे हैं। सर मैं उनको कहना चाहता हूं वो कान खोल के सुन लें
कि 22 अप्रैल से 16 जून तक एक भी फोन कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में नहीं। खुद संसद में विदेश मंत्री ने ट्रंप का नाम लिया, साफ कहा कि 22 अप्रैल जब पहलगाम की घटना हुई से लेकर 16 जून के बीच ट्रंप और मोदी की कोई बात नहीं। लेकिन कांग्रेस इसको भी नहीं मानेगी, कह रही है कि मोदी के मंत्री ने ट्रंप का नाम लिया लेकिन मोदी ने तो नहीं लिया। यानी कैसे भी करके कांग्रेस ट्रंप का मुद्दा नहीं छोड़ने वाली। आज भी राहुल गांधी ने ट्रंप के सीजफायर वाले दावे पर बयान दिया, लेकिन पीएम मोदी को घेरने के चक्कर में आज राहुल गांधी ने ब्लंडर कर दिया। एक बार राहुल गांधी का बयान सुनिए, फिर बताता हूं उनका ब्लंडर क्या है। सबको मालूम है, बोल नहीं पा रहे, दैट इज द रियलिटी। अगर पीएम ने बोल दिया तो फिर वो खुल के बोलेगा और वो पूरी सच्चाई रख देगा, तो इसलिए नहीं बोल पा रहे। और सर बार बार ट्रंप जो है इस बात को कहते हैं, तो आपको लगता है कि हमारा जो स्टैंड है कहीं ना कहीं हल्का पड़ता है भारत का? नहीं, अभी क्या होगा, अभी वो कह रहा है। वो कह क्यों रहा है? क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है, तो वहां पे दबाएगा इनको। आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है। आपने बहुत ध्यान से सुना राहुल गांधी की बात का आखिरी हिस्सा। राहुल गांधी ने बातों बातों में जो बात कह दी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप ट्रेड डील पर के लिए भारत पर दबाव डालना चाहते हैं और इसलिए वो बार बार ये बात बोल रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ट्रंप ये बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो भारत पर दबाव डालना चाहते हैं ट्रेड डील को लेकर। यानी खुद राहुल गांधी ने खुलासा कर दिया कि ट्रंप बार बार सीज फायर पर बयान भारत पर प्रेशर बनाने के लिए दे रहे थे। अब सवाल है कि जब राहुल गांधी को यह बात समझ में आ रही है कि ट्रंप भारत का नुकसान करने के लिए बार बार यह बयान दे रहे हैं, तो फिर वो और पूरी कांग्रेस क्यों ट्रंप के नैरेटिव को आगे बढ़ा रही है बॉस? क्या सिर्फ इसलिए ताकि नरेंद्र मोदी को घेर सके? जब आप खुद जान रहे हैं कि ट्रंप झूठे बोल रहा है ये दबाव बनाने के लिए, तो आप क्यों वो बात बोल रहे हैं? समझते बूझते बोल रहे हैं। इसका मतलब आप फिर सवाल उठेगा कि आप ट्रंप की टीम में खेल रहे हैं। इसका मतलब भाई ट्रंप तो अपने देश के लिए कर रहा है, क्योंकि वो जानता है नरेंद्र मोदी टफ नेगोशिएटर हैं, ऐसे मानेंगे नहीं। तो एक काम करते हैं, इन पे प्रेशर बनाओ, झूठे बोलते रहो कि मैंने सीज फायर कराया, मैंने सीज फायर कराया। अगर ये आएंगे मुझे रोकने के लिए तो मैं कहूंगा कि एक काम करो, तुम टैरिफ कम करो, तो मैं बोलना छोड़ दूंगा। ट्रंप तो अपना फायदा देख रहे हैं, अपने देश का फायदा देख रहे हैं। राहुल गांधी को अपने देश का फायदा नहीं दिख रहा है। वो क्यों ट्रंप का नैरेटिव आगे बढ़ा रहे हैं जब खुद जान रहे हैं ट्रंप ये कर रहा है? उसकी चाल ये है, मतलब पीएम मोदी से नफरत के चक्कर में ये लोग किसी भी हद तक चले गए। आप सोचिए, ये लोग देश में ट्रंप के बयान गिन रहे थे कि 29 दिया, 30 दिया, 35 दिया, 24 दिया। कांग्रेस पार्टी खुद ट्रंप की प्रेशर पॉलिटिक्स को अपना मंच दे रही थी, और आज भी ये लोग ट्रंप की रट लगाए बैठे हैं, जबकि कल ही पीएम मोदी ने संसद में ट्रंप के झूठ को एक्सपोज कर दिया था। और शायद इसी से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बौखला गए। पीएम मोदी के बयान देने के 24 घंटे के अंदर ट्रंप ने भारत को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा ट्रंप ने भारत के रूस से हथियार और तेल खरीदने का भी जिक्र किया। ट्रंप ने इस बात पर नाराजगी जताई कि जब दुनिया में सब लोग मिलकर यूक्रेन पर रूस का हमला रोकने में लगे हैं, तब चीन और भारत रूस से बिजनेस कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि यह सही नहीं है, इसलिए वो भारत पर 25% टैरिफ लगा रहे हैं। ट्रंप ने इसके अलावा रूस से व्यापार करने पर भारत पर पेनल्टी यानी जुर्माना लगाने की भी बात कह दी। यानी ट्रंप के इस बयान में उनकी बौखलाहट साफ झलक रही। वो भाई ट्राई कर रहे थे कि मैं मोदी पे प्रेशर बनाता हूं, मैं बोलता रहूंगा कि मैंने सीज फायर कराया, मैंने सीज फायर कराया। 29-30 यहां ये लोग हंगामा करते रहेंगे, मोदी प्रेशर में आएगा, फिर मेरे से बात करने के लिए ये लोग आएंगे, तो मैं कहूंगा कि मैं चुप हो जाऊंगा। एक काम करो, तुम भी टैरिफ घटा दो। यहां हो गया उल्टा, भारत ने लोड ही नहीं लिया, नरेंद्र मोदी ने लोड ही नहीं लिया। तुम बोलते रहो, 29 बोलो, 30 बोलो, 50 बार बोलो। उनको पता है कि राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम के अलावा कोई मानने को तैयार नहीं। और कल तो संसद में बोल दिया नरेंद्र मोदी ने, तो इतना सब ट्रंप का मुंह रह गया होगा। तो भाई ने आज बौखलाहट में यह सब कर दिया कि अरे तुम रूस से तेल खरीद रहे हो, अच्छा जुर्माना लगाएंगे, लगा लो जुर्माना। भारत रूस की दोस्ती से चिढ़ रहे हैं ट्रंप, और भारत से ट्रेड डील ना होने पर भी बौखलाए हुए। क्योंकि आप देखिए कि ट्रंप का यह ऐलान ऐसे वक्त में आया है जब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है, लेकिन ट्रंप ने उसी बीच टैरिफ लगाने की बात कह दी। साफ है कि ट्रंप ट्रेड डील पर अपनी शर्तों को मनवाने के लिए भारत पर दबाव डाल रहे हैं और कामयाब नहीं हो पा रहे। आप खुद देखिए कि पिछले 80 दिन
ट्रंप ने लगभग 30 बार सीज फायर पर बयान देकर भारत पर प्रेशर बनाने का प्रयास किया। उसके बावजूद पीएम मोदी ट्रंप के प्रेशर में नहीं आए और ना ही अमेरिका की शर्तों पर ट्रेड डील की। यानी राहुल गांधी जो माहौल बना रहे थे कि पीएम मोदी ने तो ट्रंप के डर से सीज फायर कर दिया था, वो थ्योरी गलत साबित हो गई। पीएम मोदी तो ट्रंप की धमकियों से डरे ही नहीं। भाई अगर ये डील हुई थी, मान लीजिए राहुल गांधी कहते हैं कि भाई ट्रंप ने सीज फायर कराया, उन्हें अपनी संसद, अपने नेता से ज्यादा ट्रंप पे भरोसा है, तो भाई ट्रंप ने क्या डील की थी ट्रंप के हिसाब से कि मैंने कहा कि भाई मैं तुम्हारे लिए जो है वो ट्रेड डील लाया हूं, तो फिर 25% का टैरिफ क्यों लगाया? अगर सीज फायर इसी बात पर हुई थी कि तुमको बढ़िया ऑफर दे देंगे यार, तुम सीज फायर कर लो, तो फिर आज फायर क्यों है ट्रंप? क्यों 25% का टैरिफ लगा रहे हैं? इसका मतलब वो नैरेटिव झूठा था। दूसरी बात, ट्रंप का झूठ पकड़ा गया। ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने युद्ध रुकवाने के लिए भारत को धमकी दी, नहीं तो ट्रेड डील कैंसिल कर देंगे। सच्चाई यह है कि भारत तो आज भी वह ट्रंप की ट्रेड डील वाली धमकी के आगे झुक नहीं रहा, अमेरिका की शर्तों पर डील नहीं कर रहा, जबकि भारत और अमेरिका के बीच 5-5 मीटिंग हो चुकी है। ट्रेड डील पर भारत अपने स्टैंड पर कायम। मई से अब तक भारत ने अमेरिका से ट्रेड डील करने के लिए कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई। जब ट्रेड डील को लेकर भारत ज्यादा लोड नहीं ले रहा, तो फिर वो ट्रेड डील की धमकी पर सीज फायर क्यों करेगा बॉस? और आज तो एक्सपोज हो गया ना अमेरिका और उनका नैरेटिव चलाने वाले लोग कि भैया अगर सीज फायर ट्रेड डील पे हुई थी तो ट्रेड डील 25% की कैसे हो गई अगर सीज फायर उसी बात पे हुई थी? इसका मतलब वो हुआ ही नहीं था। ट्रंप खुद एक्सपोज हो गया, राहुल गांधी बोल के एक्सपोज हो गए। आप ये भी देखिए कि 4 जुलाई को भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि अमेरिका से ट्रेड डील में भारत का हित सबसे जरूरी है, ना कि डेडलाइन। पीयूष गोयल के इस बयान पर राहुल गांधी ने 5 जुलाई को दावा किया था कि मोदी 9 जुलाई की ट्रंप की डेडलाइन से पहले उनके आगे झुक जाएंगे। लेकिन ट्रंप की 9 जुलाई की डेडलाइन कब का निकल गई? 1 अगस्त वाली अगली डेडलाइन भी निकलने वाली है। पीएम मोदी तो ट्रंप के आगे नहीं झुके, जबकि राहुल गांधी कह रहे थे कि लिख कर रख लीजिए, मोदी ट्रंप के दबाव में आ जाएंगे। राहुल गांधी जब लिखवाते हैं ना, वो कागज फाड़ना पड़ जाता है। और राहुल गांधी समझते नहीं है कागज पेड़ काट के बनता है, उनको लिख लो और फाड़ो के चक्कर में पेड़ कट जाएगा। अब राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर वाली थ्योरी का तो यही हाथों हाथ फैक्ट चेक हो गया है बॉस। राहुल गांधी कह रहे थे कि ट्रंप का फोन आया, मोदी ने सरेंडर कर दिया, जबकि अमेरिकी मीडिया में जो खबरें चल रही हैं उनके मुताबिक तो ट्रंप पीएम मोदी से बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन मोदी टाइम नहीं दे रहे। अमेरिकी मीडिया 5WH ने सूत्रों से दावा किया है कि ट्रेड डील को फाइनल करने से पहले ट्रंप पीएम मोदी से बात करना चाहते हैं। अमेरिका की तरफ से भारत को इसके बारे में बता भी दिया गया है, लेकिन पीएम मोदी अभी मॉनसून सत्र में बिजी हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों की सरकारें ये कोऑर्डिनेट कर रही हैं कि कब दोनों नेताओं के बीच सही वक्त पर बातचीत हो सकती है। आप यह भी देखिए कि जिस डील को लेकर ट्रंप भारत पर दबाव बना रहे हैं, उस डील को फाइनल करने का प्रेशर भी ट्रंप पर बहुत है, क्योंकि एक तो वो खुद को डील क्रैक करने का किंग बताना चाहते हैं, दूसरा उन्होंने खुद कुछ दिन पहले कहा था कि वो भारत के साथ बड़ी डील करने वाले हैं जो अभी तक लटकी पड़ी। डील में देरी से ट्रंप की भी फजीहत हो रही होगी। शायद यही वजह है कि अब इस डील को फाइनल करने के लिए अमेरिका की टीम भारत आने वाली। लेकिन इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो अमेरिका हो या क्या हो उसका लोड नहीं लेते बॉस। कल उन्होंने संसद में कहा कि वो भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, वो वाइस प्रेसिडेंट वहां का अमेरिका का फोन कर रहा था, मैं सेना के साथ बिजी था, 1 घंटे बात नहीं किया। फिर पूछा कि हाँ बताओ क्या है। ट्रंप ने बोला कि आप उधर गए हैं, कनाडा गए हैं सम्मेलन में, एक काम कीजिए इधर से लंच करते चले जाइए। नरेंद्र मोदी ने कहा मेरे पास टाइम नहीं। और अब अमेरिकी मीडिया चला रहा है कि मोदी से ट्रंप बात करना चाह रहे हैं ट्रेड डील को लेकर। मोदी कह रहे हैं अभी भी टाइम नहीं है, देखता हूं। ट्रंप अभी हर मोर्चे पर बुरी तरह फंसे हुए। वो ये जानते हैं कि भारत से ट्रेड डील करके वो अमेरिका की राजनीति में अपने लिए कुछ दिनों का माहौल बना लेंगे, क्योंकि दूसरे मोर्चे पर वो कोई तीर नहीं मार पा रहे और दिन बर दिन उनकी बौखलाहट बढ़ती जा रही। आपको बताता हूं कि ट्रंप क्यों चिढ़ते चले जा रहे हैं। पहली वजह है कि ट्रंप ने कहा था कि वो 24 घंटे में रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे। 6 महीने बीत गए, ट्रंप की धमकियों के बाद भी रूस यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं हुआ। दूसरी वजह, ट्रंप की कोशिशों के बाद भी इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में फाइनल डील नहीं हो पा रही। तीसरी वजह, चीन ने आज ही अमेरिका पर काउंटर टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। चौथी वजह, सारे युद्ध रुकवाने गए थे, 2 नए युद्ध शुरू हो गए, ईरान, इजराइल, कंबोडिया, थाईलैंड। पांचवी वजह, ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। छठी वजह, करीबी दोस्त एलन मस्क ने साथ छोड़ दिया है। सातवीं वजह, एप्स्टीन फाइल्स को लेकर उनकी बड़ी फजीहत हो रही है कि भाई की गंदी गंदी वीडियो हैं। यानी दुनिया के फूफा बने घूम रहे डोनाल्ड ट्रंप को शामियाने में कुर्सी नहीं मिल रही, ऐसी हालत हो गई। कुल मिलाकर ट्रंप हर मोर्चे पर गिरे हुए हैं
और इस बीच पीएम मोदी ने संसद में ट्रंप के झूठ की पोल खोलकर रख दी तो ट्रंप और बौखला गए। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने का जो ऐलान किया है उस पर भारत सरकार का भी बयान आया है। और इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दूं, ट्रंप को भारत सरकार का तगड़ा जवाब आया है। देश के हित के साथ समझौता नहीं होगा, अमेरिका के साथ बराबरी की ट्रेड डील करेगा भारत ने क्लियर कर दिया है। भारत अपने किसानों और कारोबारियों के हित को देखेगा, भारत देश हित देखेगा, जैसा यूके की डील में हुआ। यानी भारत की सरकार का पहला बयान आ गया है कि ट्रंप को जो करना है कर ले, भारत अपने हिसाब से चलेगा और ट्रंप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये क्लियर मैसेज, हम अपना हित देखेंगे। ट्रंप सोच रहे थे 25% का टैरिफ लगाऊंगा तो शायद कुछ भारत आएगा बात करने, भारत ने कहा कि जाओ उधर पक। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को इस बात पर भी आग लगी हुई है कि भारत रूस से हथियार और तेल क्यों खरीद रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद भी भारत पर बहुत दबाव बनाया गया था कि वो रूस से तेल ना खरीदे, लेकिन पीएम मोदी ना अमेरिका के दबाव में आए ना यूरोप के। यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले साल में भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर 2 लाख करोड़ रुपए बचाए। ट्रंप और नेटो की धमकी के बावजूद भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखे हुए है। जून 2025 में भारत ने रूस से जितना तेल खरीदा वो 11 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर था। भारत के कुल तेल इंपोर्ट में 43% हिस्सा रूस का है, जबकि यह पहले 2% होता था। भारत ने जून के महीने में अमेरिका से सिर्फ 6% तेल इंपोर्ट किया है। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा तो दुनिया को भी फायदा हुआ, नहीं तो तेल के दाम $120-130 प्रति बैरल हो जाते। अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड देखिए, 2023 के पहले 9 महीने में अमेरिका ने खुद करीब 3 करोड़ बैरल रूस का तेल इनडायरेक्ट तरीके से किसी तीसरे देश के जरिए खरीदा, और हमको ज्ञान दे रहा है कि रूस से मत खरीदो। अमेरिका ने भारत से भी सस्ते रूसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदे, लेकिन अब वही अमेरिका रूस से तेल खरीदने पर भारत से नाराजगी जता रहा है। क्यों? क्योंकि उसको प्रेशर बनाना है। प्रेशर लेते हैं। नरेंद्र मोदी प्रेशर नहीं लेते, यही नए भारत की पहचान है, और इससे दुनिया को भी दिक्कत है और इंडी वालों को भी। लेकिन एक प्रेशर अमेरिका झेल रहा है, सिर्फ इकोनॉमी का नहीं, सुनामी का। अगला चैप्टर आपको बताता हूं, पाठशाला में अगली क्लास। रूस, जापान, अमेरिका, ऐसी सुनामी आ गई कि दुनिया के बड़े बड़े देश कांप रहे हैं। सुनामी और उसकी तबाही की वो लेटेस्ट तस्वीरें जो डरा रही हैं, क्या भारत में भी कुछ होने वाला है, आज इसके बारे में आपको बताता हूं। इस वक्त आधी दुनिया डर से कांप रही है। अमेरिका, रूस, जापान जैसे सुपर पावर देश दहशत में।